Hi everyone, once again you're all welcome back to Entrance Investigation. This is संभव here और आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। अगेन इसमें मैं वापस से बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाया हूँ। मैंने कोशिश की है कि अच्छे से अच्छे टॉपिक्स को कवर किया जाए और आप लोग कुछ नया सीखें। तो आई होप कि आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ गए होंगे और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। साथ साथ क्वेश्चन करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन साथ साथ करने से आपको सीखने में भी मजा आएगा। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Okay, so the first problem of this session, I would say the first problem of this session is that let f of x is equal to x square root of x square root of x and so on so on up to infinity. This series goes on. So of course infinity में हम एक ऐड करेंगे तो again वो infinity हो जाएगा. Okay, so what we can consider, let us consider fx as y or simply f of x is again y as we plot it on a graph. तो हम इसे क्या समझ सकते हैं? देखो, इससे हम ये समझ सकते हैं कि f of x, अगर मैं f of x की बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं f of x की बात करूं तो that is equal to f of x is equal to x square root of x square root of x and so on. This process continues further. तो अगर हम इसके अंदर ध्यान से देखें तो अगेन यही वाली चीज आ रही है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है? तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? आंसर इज बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो, अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे तो यू कैन डू अ वेरी सिंपल थिंग, जस्ट स्क्वायर द टर्म्स आउट. So f of x square is equal to x square and the first root would get cancelled out, of course पहले root के साथ square होगा, तो that would be x times of square root of x square root of x and so on. These terms continue further. Now अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं x square root of x square root of x कर रहा हूं तो this term is again equal to f of x. क्लियर? तो अब आप देख सकते हैं कि f of x का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर टाइम्स ऑफ f of x, and when we solve the equation I have f of x square minus x square times of f of x is equal to 0. ओके, एंड ऑफ कोर्स हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो अगर हम f of x कॉमन ले लें तो we are left with f of x minus x square is equal to 0, or I would say either f of x is equal to 0 or f of x is equal to x square. Now of course x is greater than 0 और 0 इंटू मतलब 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 डालना पड़ेगा उसके लिए, तो 0 तो नहीं हो सकता, तो वी कैन सिंपली रिजेक्ट दिस आउट. So I know that f of x is equal to x square. So what would be the value of f dash of x? Of course, d by dx of x square, that is 2x. Now I know f dash x is equal to 2x. So what would be the value of f dash of 3? Of course, 2 into 3, that is equal to 6. So this would be the answer to this question. B is the correct answer to this question. I hope आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था ये समझ में आ गया होगा. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, another interesting problem. So we have been given that my this determinant is 0. We'll look to it. First of all, we have been given that f of x is a continuously differentiable function with f dash x as non-zero, and I have f of 0 is 1 and f dash of 0 is 2. Then I have to find the number of solutions of the equation f of x is equal to x square. Okay, so आप देख सकते हैं कि अगर मैं f dash of x, f of x, f double dash of x और f dash of x को ही कंपेयर करूं, इस डिटर्मिनेंट को कंपेयर करूं, तो इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो f डैश x का स्क्वायर माइनस f डबल डैश ऑफ x इंटू f ऑफ x आ जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू 0.
फाइन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एंड अगर हम थोड़ा सा और सोचें तो यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स, let me write it in darker pen so that you all are able to see. So f dash of x upon f of x अगर मैं यहाँ पर करूँ इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स बनेगा ये। फाइन। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, सिंपली इफ आई इंटीग्रेट दिस out, okay, if I integrate these out, so I can simply get this is log of f of x and this is equal to log of f dash of x plus constant c. वैसे हम लिमिट्स इधर भी डाल सकते थे बट चलो फिलहाल नहीं डालेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ऑफ कोर्स इसने f dash x नॉन जीरो बताया था, तो वो भी एक लॉजिकली f dash x अगर जीरो होगा तो f डबल डैश x भी जीरो हो जाएगा, तो इसीलिए वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, तो वो कंसीडर नहीं करना था हमें। तो आप देख सकते हैं f ऑफ 0 1 है, तो अगर मैं x को put x is equal to 0, if I put x is equal as my x as my 0, then f of 0 is 1 and f dash of 0 is 2, right? तो यहाँ पर अगर हम 0 पुट करें तो ln of f of 0 that is 1 is equal to ln of f dash of 0 that is 2 plus c. Now this term is 0, of course log of 1 is 0, so c value of c is minus ln 2. फाइन। तो यहाँ पर हमें c का वैल्यू मिल गया माइनस लॉग ऑफ 2। सो हम इसे वापस इक्वेशन में रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ln f of x is equal to ln f dash of x minus ln 2, or I can say that my f of x is equal to f dash of x divided by 2। और अगर मैं इसी इक्वेशन को वापस सॉल्व करूं, if I wish to solve it again, so I can say that my 2 is equal to so 2 is equal to f dash of x upon f of x। फाइन। तो ये हम मिल गया। लेट अस इंटीग्रेट इट अगेन। on integrating we'll get 2x is equal to log of f of x। I hope इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। of course हम integrate with respect to x करेंगे, तो आई गेस ये आपको समझ आ गया होगा। आप अगेन वैसे 2x प्लस ln f of x या 2x प्लस c लिख लीजिए और x को 0 डाल दीजिए, आपको f of 0 1 ही मिलेगा, तो c का वैल्यू डायरेक्टली 0 मिलेगा। ये आप खुद चेक कर सकते हैं, x को 0 डालेंगे तो यहाँ f of 0 1 मिलेगा, और ऑफ कोर्स f of 0 सिंस 1 है तो log of 1 इज 0, तो c का वैल्यू 0 हो जाएगा, राइट। तो अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपने इधर तक कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब आपको क्या समझना है कि इससे हम f of x को कैलकुलेट कर पाए, एंड दैट इज इक्वल टू e raised to the power 2x। नाउ what I am supposed to find out now, find the number of solutions of the equation f of x is equal to x square। तो अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस से मेरा मतलब है कि अगर मेरा f of x का वैल्यू लेट से y हो जाए, ठीक है, और अगर मेरा x स्क्वायर का वैल्यू y हो जाए, तो ऐसे मतलब सेम वैल्यू हो जाए, तो ऐसे कितने पॉइंट्स हैं। तो अगर हम ग्राफिकल टर्म्स में इसी बात को बोले, तो मेरा e रेज टू द पावर 2x और एक्स स्क्वायर के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर बात हो रही है। द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2x एंड एक्स स्क्वायर इज माय नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो लेट अस ड्रॉ इट ऑन कर्व और ग्राफ, आई मस्ट से। सो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, तो थोड़ा सा हम टिपिकली ठीक ठाक ग्राफ बनाएंगे, सो दैट मतलब आप यू आर एबल टू अप्रिशिएट व्हाट इज हैपनिंग। ओके, सो लेट्स से दैट दिस इज माय, please bear with me for a couple of moments. Let me just draw it again. I'm sorry, I'm extremely sorry for this. I need some space so that it is easy to visualize for all of us. So देखते हैं, चलो समझने की कोशिश करेंगे ग्राफ को।
ओके, सो ऑफ कोर्स अगर मैं बात करूं 0 पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं तो दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, एंड दिस वुड बी लाइक somewhat like this. I'm really sorry, इतना अच्छे से नहीं बना पाया मैं. This is 1 and यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर ये 2 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा. ओके फाइन. अगर मैं, ये तो था मेरा f of x is equal to x square. What if I'm drawing f of x is equal to e raised to the power 2x, तो f of 0 is 1 और of course वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इसमें कट करेगा इस पॉइंट को. This will cut it at this very point. So आप समझ पा रहे हैं ना कि यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कम से कम आएगा, तो आंसर 0 तो नहीं होने वाला है. ओके, आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू बट जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन. नाउ अब सवाल क्या है कि या ग्राफ ये ऐसा जाएगा, तो या ग्राफ ये ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, तो या तो आंसर 2 होगा या आंसर 1 होगा. तो उसको चेक कैसे करें? तो उसको चेक करने के लिए आप वैसे तो डायरेक्टली सोचे कि वैल्यूज आप कैसे लिखेंगे. यार ये एक्स स्क्वायर भी चलिए एक सेकेंड रुकिए, ठीक है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इस ग्राफ को. दिस टेक्नोलॉजी यू नो, सॉरी फॉर दैट. ओके, सो आप देख सकते हैं आपके पास अगर आप ई स्क्वायर का वैल्यू देखेंगे, ई स्क्वायर एफ ऑफ 1 हमारे पास ई स्क्वायर आएगा, तो ई स्क्वायर ऑफ कोर्स 2.7 का स्क्वायर है, तो अराउंड 3 का स्क्वायर, सो अराउंड 8 से ऊपर आएगा कहीं ना कहीं वैल्यू, ठीक है, रफ एस्टिमेट. तो ये काफी ऊपर आएगा वैसे तो वैल्यू, ठीक है, बट I guess this doesn't seem to be, this is just similar, this seems to be good graphically, but actually इसको अगर हम logically सोचें तो कैसे करेंगे? तो let us check the increasing rate of increment, ठीक है, that would be f dash x. तो this will tell me a lot of things. तो rate of increment की बात करें, ठीक है, तो हमें क्या पता है? अगर मैं f of x एक्स स्क्वायर के बराबर लूँ, लेट्स से एक तरफ मैंने एक्स स्क्वायर लिया और एक तरफ मैंने e रेज टू द पावर 2x लिया, 2x लिया. ओके, सो अगर मैं रेट ऑफ इंक्रीमेंट को कंपेयर करना चाहूँ तो लेट मी टेक द डेरिवेटिव ऑफ बोथ द फंक्शंस. सो दिस वुड बी 2e रेज टू द पावर 2x एंड दिस वुड बी 2x. ओके, now what I know that e raised to the power x is always greater than x, right? आप ये समझ सकते हैं. देखिए अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो e रेज टू द पावर x हमेशा इस x लाइन के ऊपर होता है, तो e रेज टू द पावर 2x, तो हम यानी कि अगर मैं इससे बात करूं तो e रेज टू द पावर 2x भी x से बड़ा होगा, और अगर मैं इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी ये बड़ा होगा. तो इसका मतलब ये हमेशा बड़ा होने वाला है. रेट ऑफ इंक्रीमेंट बड़ा होने से मैं क्या निकाल पा रहा हूं? अब आप समझने की कोशिश कर सकते हैं. देखिए रेट ऑफ इंक्रीमेंट से क्या, अगर ये किसी भी एक वैल्यू के लिए e रेज टू द पावर 2x का ग्राफ एक्स स्क्वायर से ऊपर आ गया तो वो हमेशा ऊपर रहेगा, वो कभी एक्स स्क्वायर को वापस इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है. आप खुद सोच सकते हैं, लॉजिकली सोचिए तो आपको ये आइडिया हो जाएगा, आपको फील हो जाएगा. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू अंडरस्टैंड हाउ रेट ऑफ चेंज इज रियली हेल्पिंग अस इन दिस प्रॉब्लम. ठीक है, जनरली मतलब हो सकता है कि मतलब ग्राफ में कुछ भी दिख जाए आपको, आप ऐसा सोच लें कि यहाँ पर कहीं एक्स स्क्वायर इंटरसेक्ट वापस कर सकता है, बट एक्चुअली वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा. तो दिस इज this becomes a good question in this perspective. और अगर आप देखें तो इसका आंसर 1 हो जाएगा. ऑप्शंस में 2 भी दिया गया है पर आंसर इस क्वेश्चन का 1 होगा. ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं. दिस इज अ स्टैंडर्ड अप्रोच टू दिस क्वेश्चन जो आप ग्राफ से अप्लाई करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैलकुलेट करने की. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है log of e-1 into e raised to the power xy plus x square is equal to x square plus y square. I have to calculate dy by dx when my x is 1 and y is 0 or 1, 0 as you wish to write it. Okay, तो अगर हम
क्या करें, देखो लॉग में इतना सब कुछ दिया हुआ है, ये तो मतलब चकरा जाएंगे, क्वेश्चन नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए लेट्स टेक e रेज टू द पावर, लेट्स टेक दिस लॉग एंड विल कन्वर्ट इट इनटू इट्स एक्सपोनेंट फॉर्म। सो फॉर दैट अगर मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ, सो दिस वुड बिकम e रेज टू द पावर i minus 1 e रेज टू द पावर xy plus x square is equal to e raised to power x square plus y square. Now this equation seems to be good to differentiate. ठीक है, तो आप लोग अगर मुंह फाड़ कर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको दिक्कत होगा, बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज द टैक्टिक टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। आपको कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना है। पेपर में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और उसको मिनिमाइज जितना अच्छे से कर सको कर लीजिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन में if I differentiate both sides with respect to x, okay, sides with respect to x I'm differentiating, so I'll get e minus 1 is a constant. So now this is e raised to the power t, तो e raised to power t का e raised to power t into dt by dx. So let me write it in 1 or 2 steps so that everyone is comfortable with it. So x square is 2x is equal to, now e raised to the power x square plus y square, and using the chain rule I can write d of x square plus y square upon d of x. फाइन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने जब इन दोनों को डिफरेंशिएट किया, नाउ आपको वैसे तो डायरेक्टली अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट हम चलिए थोड़ा सा और इसको 1-2 स्टेप्स और आगे ले जाते हैं, सो दैट एवरीवन इज फेमिलियर विद। ओके, सो डी एक्स वाई डैश प्लस वाई एक्स डैश आ जाएगा, तो x as it is, y dash plus y as it is, and x dash is again 1 plus 2x is equal to, now what is this, e raised to the power x square plus y square as it is, and I'll 2x plus 2y, this would be my value. Now I know that x is equal to 1, y is equal to 0, तो x 1 y 0 दिया गया है, तो x को अगर हम 1 डाल दें और y को अगर हम 0 डाल दें, तो चलो करके देखते हैं। तो e minus 1 e raised to the power 1 into 0 is 0, and यहाँ पर 1 y dash at 0, this is probably a thing that I wish to calculate at 1,0 to be more exact, plus y is 0, so I'll write it straightforward, plus 2x is 1, so e raised to the power x square is 1, y square is 0, and 2x and 2y is again 0, so this would be the value. नाउ अब हम इसको ऑफ कोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। e raised to the power 0 1 है, तो हम इसे हटा देते हैं, इस वाली टर्म को भी हटा देते हैं। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा e raised to the power 1 है, तो इसको भी e लिख सकते हैं। सो दिस इज 2e minus 2 upon e minus 1, so this is the value of y dash at 1,0, and of course इसका वैल्यू 2 आ जाएगा without any much of effort. Answer to this question is 2. C option would be the correct answer to this problem. I hope आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा अच्छे से। तो अब हम इस डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 e raised to the power x into 1 plus x e raised to the power x. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन और आप इससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आप कैसे क्वेश्चन में किसी चीज़ को अप्लाई करते हैं वो आप सीख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मैं आप लोगों को एनालाइज कराना चाहूँ, अगर मैं फॉर अ केस अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करके देखूँ एक बार, ठीक है, एक बारी मैं इसे डिफरेंशिएट करके देखता हूँ, तो क्या मुझे मिलेगा, मुझे क्या मिल सकता है, मुझे मिलेगा e raised to r x into differentiation of e raised to r x, that is e raised to power x. ओके फाइन। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें, इंटीग्रेशन 0 to 1 है, तो ये आ जाएगा e raised to the power x plus x into e raised to the power x into e raised to the power x, यानी कि ये वाली चीज कहीं ना कहीं इस वाली चीज का डिफरेंशियल लिखी हुई है। ओके, तो अगर हम डायरेक्टली सोचें, ठीक है, अगर हम इसका डिफरेंशियल की फॉर्म में सोचें, तो ये कुछ डिफरेंशियल काइंड ऑफ स्टफ लिखा हुआ है। तो ये कहीं अगर मैं f of x को e raised to power x कंसीडर करूं, तो ये वाली चीज f dash x, अच्छा dx के साथ ये वाली चीज f dash x हो जाएगी।
ओके, सो ये वाली चीज एफ डैश एक्स है और ये वाली चीज एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स जैसा कुछ लिखा हुआ है। और अगर आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आप अगर एक्स एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करें, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द इंटीग्रेशन पर्सपेक्टिव्स, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज द डिफरेंशियल, दिस इज अनदर मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसमें चेन रूल लगाऊं तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 प्लस एक्स टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स. So this is the value that I would get. Okay, this means that अगर इसका डिफरेंशिएशन, इस वाले फंक्शन का एक्स एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इसका वैल्यू एक्स एफ ऑफ एक्स आएगा, और अगर हम इसका वैल्यू देखें तो दिस वुड बी एक्स एफ ऑफ एक्स. यू कैन सिंपली रिमेंबर दिस आउट और आइदर यू कैन जस्ट सिंपली जज इट. तो अगर मैं इसी हिसाब से सोचूं, इफ आई वुड थिंक इन विद द सेम थॉट प्रोसेस, आई वुड गेट दिस टू बी e raised to the power e raised, अच्छा ऑफ कोर्स हम यहाँ पर इसकी डेरिवेटिव के लिए हम इतना कंफ्यूजन नहीं लेंगे क्योंकि इट इज अ डेफिनेट इंटीग्रल एंड वी कैन नॉट चेंज द लिमिट्स एट टाइम्स. सो अगर मैं इसको डायरेक्टली देखूं तो एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व करूंगा, अगर मैं इनडेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा x इंटू ई रेज टू द पावर ई रेज टू द पावर एक्स. मैं लिमिट्स को x में ही रख रहा हूं सो दैट मुझे यहाँ वाले नंबर्स चेंज ना करने पड़े, वरना आई वुड बी आइदर आई वुड बी चेकिंग द लिमिट्स, दैट इज अनदर थिंग दैट यू कैन ऑब्वियसली डू, बट फिलहाल मुझे लगता नहीं इसमें इतनी ज़रूरत पड़ेगी. आंसर सिंपली देखो, 1 डालेंगे तो यहाँ पर ई रेज टू द पावर ई आएगा और 0 डालने पे तो 0 ही होने वाला है. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ई रेज टू द पावर ई. वेरी सिंपल क्वेश्चन येट अ बिट ट्रिकी इन सम पर्सपेक्टिव्स फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, जिनको ये चीजें समझ आने में दिक्कत हो रही है तो दे कैन रिवाइज यूजिंग द रिवीजन चेकलिस्ट सीरीज. तो मतलब दैट वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि जनरली आप लोग इसको फील नहीं कर पाते हैं तो इसीलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है. आई वुड अर्ज यू, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप इसे समझने की कोशिश कीजिए सो दैट दिस वुड बिकम अ कप ऑफ टी फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, so चलिए let's try to solve this problem. So if alpha is an interior angle of a regular octagon, alpha दिया गया है हमारे पास angle of an octagon, तो अब लोग सोचेंगे कि ये हमें known नहीं है, ये हमें कहीं क्वेश्चन में दिया होना चाहिए था. मैं कहूंगा ये तुम्हें नोन है. देखो तुम्हें रेगुलर ऑक्टागन दिया गया, और रेगुलर ऑक्टागन, तो रेगुलर ऑक्टागन के लिए अगर हम किसी भी रेगुलर फिगर के लिए बात करें तो द सम ऑफ ऑल एंगल्स, देखो आप ट्रायंगल से चलिए, सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना हो जाएगा, n-2 टाइम्स ऑफ 180 डिग्री. ओके, मैं डिग्रीज में लिख रहा हूँ, n-2 इंटू पाई होता है रेडियंस में ऑफ कोर्स. ठीक है, तो आप इसको, इस चीज को ध्यान में रखें अपने, तो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. देखिए 3 डालेंगे तो आपको ट्रायंगल मिलेगा वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स. सो 3 डालेंगे तो ट्रायंगल मिलेगा, 4 डालेंगे तो क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, 5 डालेंगे तो पेंटागन मिलेगा एंड सो ऑन दिस वुड गो. तो ऑक्टागन डालेंगे तो 8 मिलेगा. तो सम ऑफ ऑल साइड्स व्हाट वुड बी द sum of all angles of an octagon, so that would be 8 minus 2 into 180. and of course octagon में 8 sides हैं तो 8 angles भी होंगे. तो one essence रेगुलर है तो रेगुलर के लिए हर एंगल बराबर होगा. तो अगर मैं वन एंगल की बात करूं तो दैट वुड बी 8 minus 2 by 8 into 180 degree. So this would be equal to 6 by 8 into 180 degree. So this is 3 by 4, 4, 4, 45 and this would be 135 degree. So ये तो फर्स्ट फेज हो गया जिसमें हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारे पास अल्फा का वैल्यू क्या है. Okay, so alpha is equal to 135 degree. Now the question starts. Finding this limit can be bit tricky. ठीक है, तो इसको समझते हैं कैसे करेंगे. How we will solve this problem. Okay, so I know that alpha is an interior angle of a regular octagon. Okay, so now limit theta tends to alpha positive.
So theta tends to alpha positive, limit of course theta tends to alpha positive tan theta minus 1 upon sin theta plus cos theta का greatest integer, sin theta plus cos theta का greatest integer. So अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, कहीं ये कुछ गलत ना हो, जस्ट मैं एक बार इसलिए कंफर्म करना चाहूँगा. चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ताकि मैं इस चीज़ को और कंफर्म करें, नहीं तो आई विल रिकंसीडर. ठीक है, तो अगर हम लिमिट थीटा टेंड्स टू अल्फा पॉजिटिव बोल रहे हैं तो लिमिट आ जाएगा थीटा टेंड्स टू 135 डिग्री से थोड़ा सा आगे वाला एंगल. ओके, सो 135 डिग्री से थोड़े से आगे वाले एंगल के लिए बात हो रही है, तो ऑफ कोर्स tan थीटा कितना होगा. अगर थीटा अल्फा डायरेक्टली हो जाता है ना, ऑफ कोर्स अल्फा नहीं है, बट अगर अल्फा डायरेक्टली हो जाता तो ये -1 होता, और -1 से देखो, अब आप साइन थीटा और कॉस थीटा के अगर हम सोचें, अगर हम उसी टर्म्स में सोचें, तो जब हम 180 के 135 को क्रॉस कर लेते हैं तो हमारा साइन थीटा छोटा होने लगता है और कॉस थीटा बड़ा होने लगता है. आप ये इस ग्राफ से भी देख सकते हैं. देखिए साइन थीटा, और यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉस थीटा वुड बी लाइक दिस, राइट. तो ये ऐसे आ जाएगा. देखो पाई पे, ये पाई पे -1 हो जाएगा. ठीक है, तो cos थीटा वुड गिव इट अ मोर नेगेटिव नेचर एंड नेगेटिव, हायर साइड में नेगेटिव होगा, और साइन थीटा थोड़ा कम हो जाएगा, तो tan थीटा वुड बी जस्ट स्लाइटली लेस देन -1. ठीक है, तो सिंस दिस इज -1 से थोड़ा सा छोटा, आई विल रिप्रेजेंट इट बाय -1 नेगेटिव ओवर -1 upon. Now this is something interesting. What would be the value of sine of theta plus cos of theta greatest integer? ठीक है, तो डायरेक्टली अगर हम सोचें तो ये कैलकुलेट करना इज अ रियली डिफिकल्ट टास्क. तो हम क्या करेंगे, विल यूज ट्रिग्नोमेट्री सिंपली. ठीक है, तो हम √2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे. ठीक है, कंसीडरिंग साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1/√2 प्लस कॉस थीटा इंटू 1/√2. ठीक है, ओके, सो दिस वुड बिकम √2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस π/4, राइट. अब आपको ये चीजें मिल गई. नाउ अब हम इससे क्या जज कर सकते हैं, अगर हम थीटा को जस्ट 135 से जस्ट आगे रखें, जस्ट आगे रख रहे हैं, प्लीज कीप अ नोट ऑफ दैट. जस्ट आगे रखने से क्या होगा, देखो π/4 है, इसको 45 डिग्री, या आप इसे 3π/4 रेडियंस में लिख लीजिए, तो दैट आप यूनिट्स में कंफ्यूज ना हो जाएं. ठीक है, 3π/4 से जस्ट आगे रख रहे हैं, तो अगर हम इसे इसमें पुट करेंगे तो √2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 3π/4, लेट से हमने थोड़ा सा आगे किया तो प्लस h प्लस π/4 लिख लेते हैं. ओके फाइन, तो ये वाली चीज आ जाएगी √2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ पाई प्लस h. नाउ द थिंग इज, या तो आप ग्राफ से देख लीजिए कि साइन ऑफ पाई प्लस h का साइन ऑफ पाई प्लस h वुड बी ऑफ कोर्स अ नेगेटिव क्वांटिटी, या आप डायरेक्टली देख लीजिए कि साइन ऑफ पाई प्लस h इज इक्वल टू माइनस साइन h. ओके, एंड हमें पता है कि सिंस थीटा इज जस्ट टेंडिंग टू 3π/4 पॉजिटिव, सो माय h is a very small quantity. So this is a small quantity, and of course it is since it is a small quantity, I would say that √2 times something that is 0 positive. ओके, नाउ अब आप इससे थोड़ा सा आप विजुअलाइज करिएगा, तो -√2 टाइम्स अगर हम 10⁻⁻600 रख लें या 60 रख लो, तो दिस वुड डेफिनेटली टेंड टू 0, बट द वैल्यू वुड इन टर्न बी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस साइन है, ये वाला पूरा वैल्यू पॉजिटिव है, एक माइनस साइन की वजह से ये कहीं ना कहीं 0 से छोटा होगा और नेगेटिव होगा. सो दिस इज 0 नेगेटिव. सो अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस वुड बी माइनस √2 साइन ऑफ h, और अगर मैं उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूं तो दैट वुड बी डेफिनेटली -1. सो ये एक डायरेक्टली अगर हम बात करें तो डिटर्मिनेट फॉर्म थी, तो जो मेरा शक था कि कहीं इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं है, वो नहीं है एक्चुअल में. ठीक है, दिस इज अ
डिटर्मिनेट फॉर्म, और यहाँ पर हमारे पास एक और -1 आ जाएगा एज माई आंसर. ओके, सो दिस वुड बी द आंसर. एंड ऑफ कोर्स -1 माइनस h है, h टेंडिंग टू 0 रख लेना, और उसके हिसाब से आप देख सकते हैं -2 अपॉन -1 आ जाएगा. तो -2 अपॉन -1 से आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 2. दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्रॉब्लम बिकॉज इसने आपसे ट्रिग्नोमेट्री भी पूछा है, आपसे सम ऑफ एंगल्स के लिए भी बहुत कुछ पूछा है, आपसे ग्राफ भी विजुअलाइज करवाया, आपसे मतलब बहुत कुछ पूछा है, लिमिट भी सॉल्व करवाया, और आपको मतलब धोखा देने के लिए अलग तैयार था. तो आई वुड रेट दिस क्वेश्चन एज अ क्वालिटी प्रॉब्लम इन इटसेल्फ. इसमें बहुत सी चीजें आपने सीखी होंगी. आई होप अब हम थोड़ा सा एक लाइट क्वेश्चन कर लेते हैं साथ साथ, ताकि मतलब हैवी वाला डोज जो आप लोगों को लग रहा होगा हैवी ना हो जाए, तो वो भी कंपनसेट हो जाए आप लोगों के लिए. सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अब हल्का सा क्वेश्चन है. तो h ऑफ x हमारे पास दिया गया है f ऑफ g ऑफ f ऑफ x. ओके, सो काफी कंपोजिशन पूछ लिया है. तो अगर हम h डैश ऑफ x कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा f डैश ऑफ g ऑफ f ऑफ x, ठीक है, इनटू g डैश ऑफ f ऑफ x, राइट, इनटू f डैश ऑफ x. बहुत ध्यान से करना, गलती हो सकती है, आसान क्वेश्चन भले ही हो पर गलती के पूरे चांसेस रहेंगे, ठीक है. f डैश, ये आप ऐसे नोट कर लीजिए, ठीक है, हो सकता है गलती हो जाए, गलती से ही गलती क्यों ना हो जाए. तो अगर हम h डैश ऑफ 2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा f डैश ऑफ g ऑफ f ऑफ 2, एक ब्रैकेट ये, ठीक है, ब्रैकेट्स में ही, मतलब ऐसा है कि फिर अगले में ना चले जाए. दिस इज रियली मतलब सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजिंग बन सकता है कई लोगों को. कंफ्यूजन होने में मतलब कोई मतलब बड़ी बात नहीं, हो सकता है कंफ्यूजन, तो किसी को भी हो सकता है. तो ये आ जाएगा f ऑफ 2 1 है, f ऑफ 2 1 है, g ऑफ 1 2 है, तो f डैश ऑफ 2 बनेगा ये, ठीक है, इनटू g डैश ऑफ f ऑफ 2 1 है, और g डैश ऑफ 1 है 4. ओके, एंड f डैश ऑफ 2 भी 4 है. तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, 4 4 16 4 64. सी इज द करेक्ट आंसर. देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं थी यार, ठीक है. मतलब बस ऐसा है कि एक बार के लिए चेन रूल लिखने में मतलब हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब लगे कि बहुत सारा कंपोजिशन है तो कहीं गलती करवा दे, ठीक है, एग्जामिनर गलती करवा सकता है, पर हमें गलती नहीं करनी है. दैट इज द एंटायर आइडिया. ओके, सो ये हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज काइंड ऑफ स्टफ है, ठीक है. मतलब ऑफ कोर्स ये इनफाइनाइट सीरीज के बहुत चर्चे होते हैं. अगर आप कॉलेज में आएंगे तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है जब आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. तो इनफाइनाइट सीरीज है, फिलहाल उसमें नहीं, इस डिस्कशन में नहीं जाएंगे. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या प्रोस्पेक्ट लगाएंगे ये आप सोच सकते हैं. देखो 3a² प्लस 3a या 3k² प्लस 3k प्लस 1 है, तो किसकी कमी है. ऑफ कोर्स k प्लस 1 के क्यूब को बनाने के लिए हम इसमें k क्यूब को ऐड भी करेंगे और इसमें k क्यूब को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. तो हमें मिलेगा सिग्मा k 1 टू इन्फिनिटी k प्लस 1 का क्यूब. देखो k क्यूब प्लस 3k² प्लस 3k प्लस 1, तो दिस इज k प्लस 1 का क्यूब माइनस k क्यूब ओवर k² टाइम प्लस k का क्यूब. नाउ अब आप सोचो यार, ये वाली चीजें तो बन गई, तो इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो मैं इधर ही कर देता हूं, तो ये बन जाएगा k क्यूब टाइम्स ऑफ k प्लस 1 का क्यूब. वाओ, a माइनस बी ओवर a इंटू बी बन गया ये तो एक तरह से. तो हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. तो अगर हम इसे स्प्लिट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन k क्यूब माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 का क्यूब. ग्रेट. तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चलो एक बारी के लिए थोड़ी सी सीरीज लिखना शुरू करते हैं, सो दैट मतलब कंफ्यूजन दूर हो जाए. तो 1 माइनस 1/2 क्यूब प्लस 1/2 क्यूब माइनस 1/3 क्यूब प्लस 1/3 क्यूब माइनस 1/4 क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है. और अगर मैं n तक ले जाऊं, लेट्स से मैं इसे n तक ले जाऊं, तो 1 अपॉन n क्यूब माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 का क्यूब बनेगा ये, ठीक है. कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही है, देखो इसकी फर्स्ट टर्म कैंसिल हो रही है एज इट मूव्स ऑन. तो अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/n प्लस 1 का क्यूब. अगर मैं इसका पार्शियल सम को देख रहे हैं, हम इनफिनिट सम को नहीं देख रहे हैं अभी, ठीक है. अच्छा, अगर मैं इसे n तक ले जा रहा हूँ, ठीक है,
तो अगर मैं इसे n तक ले जा रहा हूँ, आई एम कंसीडरिंग k1 to n, ओके व्हेन, तो आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ हम n तक ले गए, अगर हम इस n को इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेंगे तो ये वाली चीज 0 की तरफ जाएगी और इसीलिए हमारा आंसर 1 की तरफ अप्रोच करेगा. सो आई वुड से द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1, दैट इज द डी ऑप्शन टू दिस प्रॉब्लम. ओके, सो इस वीडियो के हम आखिरी क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं. आखिरी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है. इसको करने के लिए कैसे यूज करेंगे, देखो डी ऑफ इंटीग्रल एक्स वाई डी टी, तो ये तो भाई सभी को आता होगा, ठीक है. इसमें तो आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर दिक्कत होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे, ठीक है. आप इसे समझने की कोशिश कीजिए. देखिए ये वाले इंटीग्रल को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये dt का इंटीग्रल t आएगा, और t पे लिमिट क्या है, वो आएगा x टू y, तो यानी कि ये आ जाएगा dt फ्रॉम x टू y अपॉन dy इज इक्वल टू x. ओके, सो यहां से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा dy माइनस एक्स अपॉन dy इज इक्वल टू x, ठीक है. एंड y माइनस एक्स को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y. गाइस प्लीज नोट, इसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है. अगर आपको थोड़ी सी अटपटी लिमिट दे देगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं. अगर यहाँ पर वाई स्क्वायर कर दिया तो इसे मतलब हर कुछ मत कर दीजिएगा, इसे सिंपली सोचिए. देखो डी वाई बाय डी वाई माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई लिखा हुआ है, ठीक है. इसको मतलब भावनाओं में बहकर कुछ और मत कर देना, ठीक है. ये ऐसे लिखा हुआ है, ओके. सो इसने dx अपॉन dy भी पूछ लिया इस क्वेश्चन में, ये वाला वैल्यू तो 1 हो जाएगा ऑफ कोर्स, ठीक है. सो 1 माइनस dx अपॉन dy का वैल्यू हो जाएगा x, ओके. सो यहां से अगर हम देखें तो dx अपॉन dy का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस एक्स. सो dx अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू dy, ओके. और अगर हम इसे इंटीग्रेट करें, ठीक है, और हमें कुछ दिया होगा लिमिट्स के लिए, अच्छा जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो वेल एंड गुड, जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो अगेन इसका वैल्यू हो जाएगा ln ऑफ 1 माइनस एक्स का मॉड, ठीक है. पता ही होगा सभी को, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स अगर हम करेंगे तो ये ऐसी आएगी, और इज इक्वल टू वाई एंड प्लस सी ऑफ कोर्स, ठीक है. तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, मॉड लगा लेना, बस इस बात का ध्यान रखें, प्लस c, ठीक है, या c डैश लिख लो, इस साइड c लगाओ या उस साइड c लगाओ, डजंट मैटर, ठीक है. तो आप देख लीजिए, ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा. ओके, एक माइनस साइन और आएगा यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है. तो अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स ऑप्शन में है, कूल, ठीक है. y इज इक्वल टू माइनस ln 1 माइनस एक्स, ठीक है. मतलब बेसिकली मॉड लगा सकते हैं, ये एक बात थी वैसे तो, ठीक है. तो अगर x माइनस 1 भी लिखा हो तो आंसर उससे गलत नहीं होगा, ठीक है. मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, कुछ मैंने सब सही किया है, तो आंसर ये हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आपको क्वेश्चंस के लेवल में इम्प्रूवमेंट दिख रहा होगा प्रॉब्लम सेट 1 से प्रॉब्लम सेट 3 तक आते आते, ठीक है. और भी प्रॉब्लम सेट्स आएंगे, तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में. अंटिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर. बाय द वे डू हिट लाइक, share and subscribe. So see you guys in the next video. Until then, bye bye. Subscribe.